हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। अभी रेजोनेंस बेसिकली जो टॉपिक है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट हमारे को रेजोनेंस के रिलेटेड देखना है। व्हाट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस? बेसिकली रेजोनेंस जो है, this topic is related to movement of pi electrons, movement of pi electrons। तो pi electrons के मूवमेंट के रिलेटेड ये टॉपिक है। बेसिकली ये टॉपिक क्यों आया, कौन से टॉपिक का ऐसा ड्रॉबैक था जिसके बेसिस पे हमारे को रेजोनेंस पढ़ना पड़ रहा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारा जो लीवाइस स्ट्रक्चर है, लीवाइस स्ट्रक्चर अगर आपने पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अगर निकाले, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स जिसमें प्रेजेंट हो, ऐसे टाइप के पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में लोकेशन जो है, लोकेशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, लोकेशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, या फिर जिसको हम मल्टीपल बॉन्ड भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मैं इसके लिए लिख रहा क्योंकि डबल की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीवाइस स्ट्रक्चर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जब आप निकालते हैं तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में लोकेशन और प्लेसमेंट ऑफ डबल बॉन्ड फिक्स्ड नहीं रहता। एक ही मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा लोकेशन हमारे को मिलती है। तो बेसिकली जब भी आप पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए लीवाइस स्ट्रक्चर कैपेबल नहीं है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें डबल बॉन्ड है या फिर मल्टीपल बॉन्ड है, उनका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लीवाइस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अगर आपका लीवाइस स्ट्रक्चर एग्जैक्ट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो इसके लिए कोई ना कोई कंसेप्ट लगेगा। तो वो जो कंसेप्ट है जिसमें मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो बेसिकली रेजोनेंस क्या है और इसका यूज़ क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेजोनेंस का कंसेप्ट तब सामने आता है जब आपको किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो। कभी भी आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जब भी बात करेंगे तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है दैट इज अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ लीवाइस स्ट्रक्चर। अब लीवाइस स्ट्रक्चर अगर आपका मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बता नहीं पा रहा है तो इसके लिए कोई ना कोई तो कंसेप्ट होगा जो आपके मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी प्लस उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बता पाए। तो मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताने के लिए जो हम एक कंसेप्ट कंसिडर करते हैं उस कंसेप्ट को हम रेजोनेंस बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। अब मैं जितना भी थ्योरेटिकल पॉइंट आपको मैंने बताया है वो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर इट स्टडी यूजिंग एन एग्जाम्पल। एक हम केस स्टडी लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेंगे ओजोन मॉलिक्यूल का। ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल के हम लीवाइस स्ट्रक्चर निकालेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्ट पॉइंट लीवाइस स्ट्रक्चर का क्या रहेगा ओजोन मॉलिक्यूल के लिए। सबसे पहले ओजोन इज O3। जब आपको ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकालना हो तो आपको निकालते वक्त ऐसा करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्रॉ 3 ऑक्सीजन एटम्स। 3 ऑक्सीजन एटम आप निकालेंगे। आफ्टर ड्राइंग 3 ऑक्सीजन एटम्स आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ पे देंगे ये दोनों ऑक्सीजन के बीच, और ये दोनों ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड देंगे। इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे जो आ जाएगा दैट विल बी 2 लोन पेयर्स, इस पे 1 लोन पेयर रहेगा और इस पे रहेंगे 3 लोन पेयर अलॉन्ग विथ नेगेटिव चार्ज। दिस इज 1 लीवाइस स्ट्रक्चर, ये लीवाइस स्ट्रक्चर 1 है। ठीक है, दिस इज लीवाइस स्ट्रक्चर 1 फॉर ओजोन। अब सपोज इज ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते लीवाइस स्ट्रक्चर निकालते टाइम कि अगर हमने
ये जो दो ऑक्सीजन है इनके बीच में डबल बॉन्ड दिया तो चलेगा क्या? यस, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड दिए तो चलेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे रह गए 3 लोन पेयर विथ नेगेटिव साइन, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे 2 लोन पेयर, और ये ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आपका जो लीवाई स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज लीवाई स्ट्रक्चर, ये लीवाई स्ट्रक्चर भी करेक्ट है और ये लीवाई स्ट्रक्चर भी करेक्ट है। तो बेसिकली ओजोन का स्ट्रक्चर ये वाला सही है या ये वाला सही है या दोनों सही है? अब एक ही मॉलिक्यूल के दो स्ट्रक्चर तो पॉसिबल हो नहीं सकते। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो डबल बॉन्ड में कम रहती है और सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा होती है। इफ़ यू कंसिडर द बॉन्ड लेंथ फॉर OO डबल बॉन्ड इज 121 पिकोमीटर। 121 पिकोमीटर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड रहता उसकी लेंथ होती है। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता तो इसकी लेंथ रहती नियर अबाउट 140 पिकोमीटर। जब अगर आप ये कंसिडर करेंगे तो इसकी लेंथ है 140 पिकोमीटर और इसकी लेंथ होनी चाहिए 121 पिकोमीटर। ठीक है, अगर सपोज आपने लीवाई स्ट्रक्चर निकाले ओजोन का तो आपको ये मेजरमेंट लेंथ की मिलनी चाहिए। हमारे को ये पता है कि डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ डबल, यानी इन मॉलिक्यूल में अगर जब डबल बॉन्ड रहता तो उसकी लेंथ छोटी रहती है और सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा रहती। तो अगर आप जब ये स्ट्रक्चर का एक्सरे निकालेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी से तो आपको ये लेंथ मिलनी चाहिए। बट एक्चुअल में जब आप देखेंगे तो आपको ओजोन के जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ आपको देखेंगे 128 पिकोमीटर। मतलब आपके जो ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उनकी लेंथ आपको कांस्टेंट दिखेंगी। यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल। प्रैक्टिकली एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए क्योंकि लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज मोर एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। बट जब आप एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में आपको ये दिखेगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर है, which is between that of 128 and 140 पिकोमीटर। pm का मतलब पिकोमीटर होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, 1 पिकोमीटर जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। जब आप एक्सरे टेक्निक से देखेंगे तो आपको ओजोन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी दिखेगी? यू विल फाइंड द बॉन्ड लेंथ एज 128 पिकोमीटर, यानी कि आपकी बॉन्ड लेंथ ना 140 से ज़्यादा है ना 121 से कम है। इट इज़ बिटवीन दैट ऑफ 140 एंड 121 पिकोमीटर। अब ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा एक्चुअल में क्यों होता? बिकॉज आपने ये जो स्ट्रक्चर निकाले दीज आर लीवाई स्ट्रक्चर्स। ये कौन से स्ट्रक्चर है? लीवाई स्ट्रक्चर्स। और लीवाई स्ट्रक्चर्स कैन नॉट एक्सप्लेन the exact structure of polyatomic molecules having multiple bond। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है बॉन्ड लेंथ कम क्यों है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो बेसिकली रेजोनेंस कंसेप्ट के हिसाब से जब भी कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो उसका जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है, द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इज इक्वल टू रेजोनेंस हाइब्रिड। बेसिकली रेजोनेंस के हिसाब से आपके ये जो स्ट्रक्चर्स है लीवाई स्ट्रक्चर्स, जो मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उन स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर उनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें मैं इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल निकालूंगा। पहले डबल बॉन्ड इधर था, अब मैं क्या कर रहा, डबल बॉन्ड में का एक जो पाई बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इधर मूव करवा रहा, तो मेरा डबल बॉन्ड ये साइड आ गया। अब इसमें जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी
2 लोन पेयर्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज विथ 3 लोन पेयर। यहाँ पे भी 3 लोन पेयर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस के हिसाब से आपका जो ओजोन मॉलिक्यूल है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 के हिसाब से इसकी लेंथ है 121 पिकोमीटर, इसकी लेंथ है 140 पिकोमीटर, इसकी लेंथ है 140 पिकोमीटर, और इसकी लेंथ है 121 पिकोमीटर। बट रेजोनेंस का बोलना ऐसा है कि आपका जो ओजोन मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 स्ट्रक्चर्स। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उनके कॉम्बिनेशन से हमको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलता है, और उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, एंड उसकी बॉन्ड लेंथ आपको इंटरमीडिएट मिलेंगी ये दोनों के बॉन्ड लेंथ के बीच में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में इसकी बॉन्ड लेंथ इंटरमीडिएट रहेगी। इंटरमीडिएट का मतलब कहीं भी रहेगी बिटवीन 121 एंड 140। और ये जो स्ट्रक्चर रहेगा, इस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, फॉर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल विच हैज मल्टीपल बॉन्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो रहेंगे, उन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, सॉरी, एक हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको जो बॉन्ड लेंथ मिलेगी, दैट इज 128 पिकोमीटर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड। ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर विच इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का, उसकी एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन करने के लिए जो कंसेप्ट यूज होता है, उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस बेसिकली इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, या फिर मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स का मोशन जो मॉलिक्यूल्स में होता है, उस कंसेप्ट को हम रेजोनेंस बोलते हैं। वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट अभी इंट्रोडक्शन पॉइंट हमारे को रेजोनेंस का समझना है, इसके लिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझा रहा। तो लीवाइस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस क्यों यूज करना, रेजोनेंस का अस्तित्व कहाँ से आया। लीवाइस स्ट्रक्चर जो है, वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। मतलब अगर सपोज ओजोन है, ओजोन का एक ही स्ट्रक्चर है, बट अगर आपने लीवाइस स्ट्रक्चर से ओजोन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे, तो एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर से आप ओजोन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कोई बंदा ये स्ट्रक्चर निकालेगा, कोई बंदा दूसरा स्ट्रक्चर निकालेगा, दोनों सही है क्या? अगर ये दोनों सही है तो बॉन्ड लेंथ भी सही होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ इसमें सही नहीं मिल रही। तो बेसिकली लीवाइस स्ट्रक्चर जो है, लीवाइस स्ट्रक्चर एग्जैक्ट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना या बता नहीं पा रहा। तो मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा है, वो चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका कंसेप्ट कंसिडर करते हैं, रेजोनेंस का। ये रेजोनेंस में मूवमेंट होता है किसका, पाई बॉन्ड्स का। कोई अगर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड्स का मूवमेंट अगर होता है, तो दैट कैन बी रिलेटेड टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के हिसाब से किसी भी मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो रहेगा, दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एंड द स्ट्रक्चर विल बी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। आपका ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और इसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी। एनर्जी विल बी मिनिमम एंड स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। अब एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी के रिलेटेड पॉइंट बताता। अगर सपोज मैं बोलूँ
E0 is the energy of our resonance hybrid. E1 is the energy of first resonating or canonical structure. E2 is the energy of second canonical structure और resonating structure. अब आप वैसे भी बोल सकते हैं E1 और E2 में से E1 की वैल्यू जो है, सपोज E1 वैल्यू इज लेस देन E2, ठीक है, E1 की एनर्जी सबसे कम है। जब आप E0, E1 और E2 को कंपेयर करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है दैट इज लीस्ट, ये सबसे कम रहेगी, E1 लेस देन E1 एंड E2। E1 और E2 जो एनर्जीज है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, उसके कंपैरिजन में E0 यानी कि हाइब्रिड जो हमारा बन रहा रेजोनेटिंग हाइब्रिड, उसकी एनर्जी ये दोनों के कंपैरिजन में कम रहेगी। अब बेसिकली क्या रहता, अब व्हाट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या है वो ध्यान से सुनो। व्हाट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिलेटेड टू रेजोनेंस, जिसको हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। 2 ही मिनट लूंगा, रेजोनेंस एनर्जी, और टॉपिक बहुत इजी है, ध्यान से समझना है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? अब मैं ऐसा मान के चल रहा था कि ये मेरा जो ओजोन मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी E1 है, या इसका मेरे दिमाग में हाइपोथेटिकल वैल्यू है, सपोज एनर्जी इज E1। ये मॉलिक्यूल की एनर्जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, सपोज E1 इज 100 किलो जूल। बहुत बड़ी एनर्जी लिख दिया मैंने, बट सपोज हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे कि लिवाई स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी एनर्जी रहेंगी 100 किलो जूल। E2 जो मैं कंसिडर कर रहा दैट इज सपोज 110 किलो जूल। ये मेरी एक्सपेक्टेड एनर्जीज है, ओजोन की इतनी एनर्जी होनी चाहिए ऐसा मैं मॉलिक्यूल का कंसिडरेशन कर रहा हूँ। बट जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकाला, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने के बाद जब मैंने प्रैक्टिकल स्टडी किया ओजोन मॉलिक्यूल की, तो मुझे ऐसा दिखाई दिया प्रैक्टिकल में कि जो मेरा ओजोन मॉलिक्यूल है उसकी जो एनर्जी है दैट इज 80 किलो जूल। एक्सपेक्टेशन मेरा था कि एनर्जी ओजोन की 100 या 110 किलो जूल रहेगी, बट रियलिटी में मुझे क्या मालूम पड़ा कि ओजोन की एनर्जी है 80 किलो जूल। अब एक्चुअल एक्सपेक्टेशन से हमारे मॉलिक्यूल की एनर्जी कम आई, हमारे मॉलिक्यूल की एनर्जी कम आई, इसीलिए हमारा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। एनर्जी जब भी मॉलिक्यूल की कम रहती है ना, तब भी हमारा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वेन एवर एनर्जी इज लेस, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल बी मोर। तो ओजोन जो मॉलिक्यूल है हमारा, उसकी जो एनर्जी है, एक्चुअल एनर्जी इज 80, एक्सपेक्टेड इज सपोज 100 एंड 110। रेजोनेंस एनर्जी क्या रहती? रेजोनेंस एनर्जी इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी जो एनर्जी है उसका हमारे को डिफरेंस लेना पड़ता विद दैट ऑफ एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपका जो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी सबसे कम है, वो एनर्जी और आपका जो मॉलिक्यूल है यानी कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 80 माइनस 100 दैट इज -20 किलो जूल विल बी रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या रहता? बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। मैं ऐसा समझ रहा था, ऐसा कंडीशन मैं कंसिडर कर रहा था कि ओजोन की एनर्जी 100 जूल होगी, 100 किलो जूल होगी, बट एक्चुअल में कितनी मिली? 80 किलो जूल। तो जो एक्सपेक्टेड था हाइपोथेटिकल एनर्जी जो मैं कंसिडर कर रहा था, वो एनर्जी और आपके रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी को आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस है एनर्जीज का, उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, आपका जो रेजोनेंस एनर्जी है ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं बताता है।
रेजोनेंस एनर्जी सिर्फ आपको ये बताता है कि आपका मॉलिक्यूल, आपके मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्सपेक्टेड एनर्जी से कितनी कम है। जितनी कम आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी रहेंगी उतना ज़्यादा स्टेबल आपका कंपाउंड रहेगा। तो कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल इफ द रेजोनेटिंग एनर्जी या फिर आपका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी जो एनर्जी है वो एकदम कम होनी चाहिए। जब आपके डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, डिफरेंस कब ज़्यादा रहेगा, जब आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी कम रहेगी। तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल रखने के लिए आपके मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, यानी रेजोनेटिंग हाइब्रिड टू बी प्रिसाइज, रेजोनेटिंग हाइब्रिड की एनर्जी एकदम कम होनी चाहिए। ठीक है। अब और एक सिंपल सा मॉलिक्यूल हम कंसिडर करेंगे और उसकी रेजोनेंस एनर्जी, हम रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे। सपोज आपके पास में है CO2 मॉलिक्यूल, सॉरी यू हैव सपोज CO3 मॉलिक्यूल। CO3 अगर आपके पास में है कार्बोनेट, कार्बोनेट पे जो चार्ज रहता है दैट इज -2। सपोज यू हैव कार्बोनेट आयन, आपके पास में एक आयन है जिसको हम बोल रहे हैं कार्बोनेट आयन, CO3-2। तो CO3-2 को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। कोई बंदा CO3 को इस तरीके से निकालेगा विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। कोई बंदा आएगा और बोलेगा कि नहीं डबल बॉन्ड यहाँ नहीं यहाँ दिए तो चलेगा क्या। तो अगर सपोज डबल बॉन्ड ऐसा उसने निकाला तो ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है। कोई बोलेगा नहीं स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, तो तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। जब आप चेक करेंगे तो यू विल फाइंड कि नन ऑफ द स्ट्रक्चर्स कैन डिफाइन द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर आप कार्बोनेट का निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। बट रेजोनेंस का बोलना ये है कि ये तीनों स्ट्रक्चर जो है, सपोज इनकी एनर्जी E1, E2 और E3 है। ठीक है, E1, E2 एंड E3, और E1, E2, E3 के बीच में रिलेशन है E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3। ठीक है, E1 की वैल्यू E2 से बड़ी है एज कम्पेयर टू E3, मतलब E3 की वैल्यू सबसे छोटी है। रेजोनेंस के हिसाब से ये तीनों स्ट्रक्चर का जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस के हिसाब से आपका जो भी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किया जाएगा उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा रहेगा। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल रहेगा आपका दैट विल बी रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या रहेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड रहेंगे दैट विल बी लाइंग बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। मतलब ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है और प्योर सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में रहेगी रेजोनेंस के हिसाब से। अगर सपोज आपने E0 कंसिडर करे तो हमेशा याद रखो E0 जो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो आपकी एनर्जी है इसकी एनर्जी E1, E2 और E3 से कम ही रहेगी। अगर आपको पूछा गया कि फॉर दिस सेटअप और फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन एग्जांपल फाइंड रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? रेजोनेंस एनर्जी विल बी गिवन बाय, और रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू E0 माइनस E3। कैसे E0 माइनस E3? E0 हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी है। E3 जो है इट इज द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसकी एनर्जी सबसे कम है। तो डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एसोसिएटेड विथ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। तो आपका जो रेजोनेंस एनर्जी रहेगा दैट विल बी E0 माइनस E3। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली क्या करते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर दो स्ट्रक्चर्स which are drawn for polyatomic molecules which have presence of multiple bonds। जो मॉलिक्यूल्स लीवाइस स्ट्रक्चर के बेसिस पे एग्जैक्ट उनका स्ट्रक्चर अगर निकाला नहीं जा सकता, यानी कि हम ऐसा बोलेंगे ऑल दोज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स
whose exact structure cannot be drawn on basis of Lewis structure. That structures can be drawn and explained on basis of a concept which is called resonance. और ये रेजोनेंस में आपको हमेशा मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड दिखेगा। देखो इसमें पाई बॉन्ड यहाँ पे था, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे, थर्ड में यहाँ पे, तो जिसमें पाई बॉन्ड की लोकेशन हम चेंज कर सकते, ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है आपका रिलेटेड टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस एनर्जी। सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।